आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए है कि सामान्य जो परीक्षार्थी, अभ्यर्थी या व्यक्ति भारतीय संविधान को जानते समझते हुए हैं और किसी बड़े पद या ओहदे पर भी हैं, लेकिन उनका भी ध्यान इन सूक्ष्म बातों पर, इन महत्वपूर्ण बातों पर नहीं गया है। तो मैं आज बहुत ज़्यादा नहीं, प्रियम्बल उद्देशिका के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को समझाऊंगा, इसलिए क्योंकि इस प्रत्येक शब्द का एक संरचना, एक स्ट्रक्चर होता है, एक अवधारणा, एक कंसेप्ट होता है और उसी के अनुसार अर्थ तय होता है। यह भी एक अलग बात है कि हिंदी में और अंग्रेजी में, मतलब भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना जिसे लोग कहते हैं, दरअसल वह उद्देशिका है। तो पहला तो यहाँ आप करेक्शन कर लेंगे कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना नाम का कोई शब्द नहीं है, उद्देशिका है, जिसके लिए अंग्रेजी में प्रियम्बल है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे तो जो लोगों में जो प्रचलित शब्द है, बहुत से शब्द आप गलत उच्चारित करते हैं, जैसे धर्मनिरपेक्ष, जैसे प्रजातंत्र, जैसे समता, समानता, इसी तरह से जो है मुक्ति, स्वतंत्रता और राष्ट्र, देश, इस तरह की कई अवधारणाएं हैं जिसको आप स्पष्ट रूप से आज समझ लेंगे। तो मैं आज आपको शुरू कर रहा हूं प्रियम्बल के, उद्देशिका के मूल पाठ के कुछ शब्दों को। अब आप इसे जब देखेंगे तो आप आंसर लिख रहे हैं, परीक्षाओं में उत्तर लिख रहे हैं, या किसी बौद्धिक व्यक्ति से या किसी विधिक व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, तो उन शब्दों को पकड़ करके आप अलग ओपिनियन, आप अपनी महत्ता को, आप अपने लेखन को उत्कृष्ट और आकर्षक बना सकते हैं। इसीलिए यह जो वीडियो है ये सभी अभ्यर्थियों के लिए और सभी जागरूक नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है कि कम से कम भारत में रहते हैं, भारत से जुड़े हुए हैं, तो भारतीय संविधान का सब कुछ नहीं, कम से कम इसकी जो उद्देशिका, जो इस संविधान का आधारभूत ढांचा है, जिस उद्देश्य के लिए यह संविधान का गठन किया गया है, इसको आप सही जानें। तो यहाँ जो शब्द है, मैं एक एक शब्द को समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यहाँ शब्द लोग है, पीपुल है, यहाँ कोई सिटीजन नहीं है। यहाँ और अब आगे देखेंगे तो सिटीजन शब्द का भी, नागरिक शब्द का भी प्रयोग किया गया है और व्यक्ति शब्द का भी हिंदी के उद्देशिका में प्रयोग किया गया है, लेकिन उसकी अंग्रेजी वर्जन में उसके लिए पर्सन शब्द नहीं है। तो इन चीज़ों को आप समझें, मतलब एक ही प्रियम्बल है, एक जगह पीपुल है, एक जगह सिटीजन है और एक जगह इंडिविजुअल है। पर्सन नाम का शब्द ही नहीं है इसमें। तो क्यों नहीं है, क्या तात्पर्य है? और लोग भी दिए हैं, आप पीपुल भी कह रहे हैं, सिटीजन भी कह रहे हैं, नागरिक भी, और व्यक्ति का नाम भी नहीं है, वहाँ शब्द इंडिविजुअल है। तो आप इसको समझें, हम भारत के लोग, इस संविधान में सबसे महत्वपूर्ण लोग भारत में रहने वाले सभी लोग हैं। सभी लोग नागरिक भी हैं, अनागरिक भी हैं, प्रत्येक व्यक्ति भी है, समूह भी है, समूह का सेट भी है, सब चीज़ है। मतलब इस भारत भूमि में जो निवास करते हैं वे सभी लोग भारत के लोग हैं। इतना आप समझ गए। अब इसके बाद जो शब्द है कि हम लोग भारत के जो लोग हैं, इस संविधान को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब सोवरेन बना रहे हैं, समाजवादी सोशलिस्ट भी बना रहे हैं, पंथ निरपेक्ष सेकुलर भी बना रहे हैं, लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक भी बना रहे हैं और अंत में गणराज्य रिपब्लिक भी बना रहे हैं। तो अब आप यहाँ शब्दों को जरा सा समझें। शब्द जो है प्रभुत्व संपन्न, इसके लिए अंग्रेजी में शब्द दिया हुआ है सोवरेन। सोवरेन या संप्रभुता, इस शब्द का जो अर्थ होता है कि हम जो हैं संप्रभु हैं, मतलब हमारा कोई मालिक नहीं है, हम किसी के अधीन नहीं हैं। तो संप्रभुता दो तरह की हो जाती है, एक कोई बाहरी संप्रभुता और एक आंतरिक संप्रभुता।
अंदर में भी, भारत के अंदर में भी कोई राजा यहाँ नहीं है, या कोई अथॉरिटी नहीं है, या कोई सरकार नहीं है जहाँ से हमारा मालिक है, हमारा कोई हमको चलाने वाला है। ये कोई नहीं है। ये जो सारे चीज़ जो हैं, ये सरकार हैं, ये व्यवस्था है, ये एजेंसी है। ये किसकी एजेंसी है? ये हम भारत के लोगों की एजेंसी है। तो यहाँ ना कोई राजा है, इस देश की संप्रभुता हम लोगों में है, भारत के लोगों में है, पहली बात। और आज़ादी के बाद ये जो लागू हुआ भारतीय संविधान, उसके पहले हमारी संविधान, हमारी संप्रभुता, इस राष्ट्र की संप्रभुता ब्रिटिश क्राउन में, ये जो ब्रिटेन का जो रानी का जो मुकुट है, वहाँ है जो हमारी संप्रभुता थी, हमारा जो मालिकाना स्वरूप था जो वहाँ से संचालित था। लेकिन इस भारतीय संविधान के लागू होने के बाद हम प्रभुत्व संपन्न हैं, इसकी घोषणा कर रहे हैं। न हम आंतरिक रूप से किसी के अधीन हैं, न किसी बाह्य शक्ति या सत्ता के अधीन हम हैं। तो आप संप्रभु सोवरेन को समझ लिए। इसके बाद जो शब्द जो डाला गया है वो है समाजवादी। ये बाद में ही डाला गया, जिसे आप जानते हैं। तो समाजवाद को लोग समझते नहीं हैं। समाजवाद को सरकारी नियंत्रण और ये वो कुछ अस्पष्ट या जटिल अवधारणा में उलझे रहते हैं। समाजवाद सोशलिज्म का क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट आज समझ लीजिए। इससे रिलेटेड दो शब्द और है, पूंजीवाद और साम्यवाद। ध्यान दे करके समझेंगे। पूंजीवाद वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था है। पूंजीवाद वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें पूंजी के हितों को बनाए रखने के लिए, उसके समृद्धि को बनाए रखने के लिए जो विचारधारा, जो सिस्टम जो लागू होता है, उसको पूंजीवाद कहते हैं। और समाजवाद क्या है? जिस व्यवस्था में, मतलब जिस राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में सभी चीज पर, मतलब उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग, मतलब अर्थशास्त्र के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन के साधन और शक्तियों पर जब समाज का नियंत्रण होता है, उसको समाजवाद कहते हैं। इतना क्लियर आप जान लीजिए। लेकिन इस पर जो नियंत्रण का जो एजेंसी है, वो समाज के द्वारा ही तय किया जाता है, जिसे सरकार कहते हैं। मतलब उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग के साधन और शक्तियों पर सरकार का जो नियंत्रण रहता है, मतलब हम लोगों का जो नियंत्रण सरकार के माध्यम से होता है, उसको समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। अब यहाँ पर स्पष्ट समझ लें कि दुनिया में क्या कोई ऐसा देश है जहाँ पूंजीवाद है और समाजवाद नहीं है, या दुनिया में कोई ऐसा व्यवस्था है जहाँ समाजवाद है और पूंजीवाद नहीं है? दुनिया में आज तक कोई राज्य में ऐसा व्यवस्था है ही नहीं जहाँ ये है और वो नहीं है, या वो है और ये नहीं है। दुनिया के तमाम राज्यों में, मतलब राज्य कहने का मतलब कि सभी संप्रभु देशों में दोनों व्यवस्था एक साथ है। अब कहीं पूंजीवाद ज़्यादा है, जैसे अमेरिका में, तो वहाँ सरकार है, सरकार का नियंत्रण है, मतलब समाज का भी नियंत्रण उन व्यवस्थाओं पर है। और सोवियत रूस जो है, जिसे रूस आज कहते हैं, और ये जो जनवादी चीन, जो बड़ा चीन है, चीन में भी समाजवादी व्यवस्था पूरा नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि चीन में एक जो नाम जैक मा जैसे पूंजीवादी लोग भी हैं, तो लोगों को पूंजीवाद का भी व्यवस्था का लाभ दिया गया है, वो भी है, लेकिन समाजवादी नियंत्रण ज़्यादा है। तो इस गलतफहमी में आप नहीं रहें कि दुनिया में कोई भी देश पूरा पूंजीवादी है या पूरा समाजवादी है। मात्रा में भिन्नता होगा, लेकिन यदि वह राज्य है, मतलब संप्रभु देश है, तो वहाँ दोनों व्यवस्था एक साथ विभिन्न अनुपात में होगा। और जब समाजवाद को समझ रहे हैं, तो यहीं पर इससे जुड़ा हुआ एक शब्द और है जिसको साम्यवाद कहते हैं, अंग्रेजी में कम्युनिज्म कहते हैं। आप ध्यान देंगे
तो समाजवाद देशों का जो लक्ष्य था वह साम्यवाद होना था। मतलब जितने समाजवादी सोशलिस्ट कंट्री थे सभी साम्यवाद को प्राथमिकता देते थे, उनका लक्ष्य साम्यवाद था। इसीलिए आप समाजवादी मतलब चीन और रूस में आप देखेंगे तो जो समाजवादी जो सरकार थी वहाँ की जो राजनीतिक दल था उसका नाम साम्यवादी दल था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ फलाना फलाना। तो कम्युनिज्म क्या होता है? कम्युनिज्म वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था होता है जहां लोग अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन करते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं। मतलब आपकी जो कैपेसिटी है उसके अनुसार आपको व्यवस्था को योगदान देना है, कंट्रीब्यूशन करना है, लेकिन आप उसमें से पाएंगे क्या? जो आपका रिक्वायरमेंट होगा। और ऐसी व्यवस्था आज तक किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी नेशन में स्थापित नहीं हो सका है। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में साम्यवादी व्यवस्था कहीं नहीं है। आप एक उदाहरण देखेंगे, यह परिवार में है, यह प्रत्येक परिवार में है कि परिवार का जो सदस्य होता है सभी अपने क्षमता के अनुसार उत्पादन करते हैं, योगदान करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन उनकी जो आवश्यकता होता है, जो बीमार माँ है उसकी आवश्यकता ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा मिलता है और जो कमाने वाला है उसको कम मिलता है। तो आप समाजवाद को सही ढंग से समझ गए। अब इसके बाद जो शब्द है पंथ निरपेक्ष, ये शब्द अंग्रेजी में सेकुलर कहा जाता है। इसमें जो कम जानकार लोग हैं या कम सावधान लोग जो हैं इसको धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। धर्म जो शब्द है वो एक ब्रॉडर सेंस में है। ये जो विभिन्न जो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, यहूदी, बहुत सा चीज़ जो है वो शब्द है। तो यहाँ पर शब्द है कि पंथ निरपेक्ष व्यवस्था आएगा। मतलब यदि आप हिंदू भी हैं तो उसमें शैव और वैष्णव के आधार पर, कबीर पंथी, गोरख पंथी के आधार पर आपसे उससे हम निरपेक्ष रहेंगे। मतलब आप शिया हैं या सुन्नी हैं, आप धर्म तो एक है, लेकिन वहाँ भी हम कोई पार्शियलिटी नहीं करने जा रहे हैं कि आप किस विचार को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं या इसका उसका। तो दैट इज पंथ निरपेक्ष। शब्द सेकुलर है, धर्म निरपेक्ष आप नहीं लिखें। और कहीं यदि प्रश्न में लिख दिया गया है इसे तो उनको आप एक विवेचित कर दें, एग्जामिनर बहुत खुश होगा, बहुत अच्छा नंबर देगा। अब अगला शब्द है लोकतंत्र, जिसके लिए अंग्रेजी में शब्द है डेमोक्रेसी। डेमो मतलब लोग, लोगों का, क्रेसी। लेकिन यहाँ पर दो शब्द प्रचलित जो शब्द भारत में है, चूंकि गुलाम रहा है तो लोगों का मानसिकता भी अभी गुलाम है, इसके लिए लोग प्रजातंत्र शब्द का उपयोग करते हैं। प्रजातंत्र वो तंत्र होता है जिसमें कोई राजा होता है और उसके जो लोग होते हैं, उसके जो नागरिक होते हैं, उनका प्रजा होता है। भारत में जब कोई राजा है ही नहीं तो आप प्रजा किसकी हैं? तो प्रजा का तंत्र कैसे होगा? लेकिन ये शब्द एकदम गलत नहीं है, यह संदर्भ के अनुसार अलग है। जैसे ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है, भारत में डेमोक्रेसी है, सही है, दोनों जगह डेमोक्रेसी है। लेकिन भारत में ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है, वहाँ राजतंत्र है, इसीलिए वहाँ राजा है और इसीलिए वहाँ के नागरिक जो हैं वो प्रजा हैं, सब्जेक्ट हैं, तो वहाँ प्रजातंत्र है। इस डेमोक्रेसी का ब्रिटेन में, जापान में जो उपयोग होगा तो हम कहेंगे कि वहाँ प्रजातंत्र है। लेकिन भारत में ये तो लोगों का तंत्र है, यहाँ कोई राजा नहीं है तो आप किसकी प्रजा हैं? कोई किंग नहीं है तो आप किसी के सब्जेक्ट नहीं हैं, ये लोगों का तंत्र है, इसलिए लोकतंत्र शब्द हुआ। आप इसको जानें, स्पष्ट रूप से जानें और अपने आंसर में या अपने वाचन में इसके प्रति सावधान रहें। अगला शब्द है गणराज्य। गणराज्य को अंग्रेजी में रिपब्लिक कहते हैं। वह सरकार, वह संप्रभुता जो बार बार पब्लिक के बीच में जाता है, रिपब्लिक, रिपब्लिक बार बार पब्लिक में जाता है, वह गणराज्य है। अब यहाँ पर दो शब्द आपको आएगा। गणराज्य किसे कहते हैं? जहाँ का जो देश का, राष्ट्र का जो प्रमुख है, जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो राष्ट्र का प्रमुख है, वो
बार बार पब्लिक के बीच में जाता है उसको गणराज्य कहेंगे। जैसे भारत का, अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो राष्ट्र का प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख है। भारत में राष्ट्र प्रमुख प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है। ये बार बार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पब्लिक के पास जाता है, इसलिए यह रिपब्लिक है। लेकिन ब्रिटेन में क्या कहता है, मिलिट्री गवर्नमेंट तो है, डेमोक्रेसी तो है, लेकिन वह रिपब्लिक इसलिए नहीं है कि वहाँ पर जो है जो राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो वंशानुगत होता है। इसलिए वहाँ लोकतंत्र, संसदीय प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के बावजूद भी वह रिपब्लिक नहीं है, वह जो है वो राजाओं का शासन है। और भारत में जो है डेमोक्रेसी यहाँ है, ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली सरकार की है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी यहाँ है, लेकिन वह जो है रिपब्लिक नहीं है और भारत रिपब्लिक है। इस बात को आप समझ गए। अब यहाँ पर लगे शब्द, एक शब्द और समझ लीजिए। तो हमारे प्रधानमंत्री क्या हैं? हमारे प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष हैं, शासन के अध्यक्ष हैं, राष्ट्र के अध्यक्ष नहीं हैं। ब्रिटेन में भी राष्ट्र के अध्यक्ष राजा हैं, तो शासन के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री हैं। भारत में भी प्रधानमंत्री हैं। हाँ, यदि आप अमेरिका में देखेंगे तो राष्ट्राध्यक्ष भी हैं और शासनाध्यक्ष भी हैं। तो आप गणराज्य को भी समझ गए। तो आप इसको फिर से रुक करके देख लेंगे, लेकिन चूँकि समय ऐसे लगातार चूँकि फ्लो में है तो मैं बता देता हूँ। अब इसके बाद जो शब्द है, समस्त नागरिकों को कुछ ये दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं समस्त नागरिकों को? इतना तो व्यवस्था के बारे में बात हुआ कि हम जो हैं इस तरह का व्यवस्था रखेंगे, लेकिन अपने नागरिकों को सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर नागरिकों की बात है, सभी लोगों की बात नहीं है। जो टूर में घूमने के लिए विदेश से आए हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, आप जानते हैं कि दिवालिया आदमी नागरिक नहीं होता है। मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी, वह लोग भले है, उसकी सरकार भले है, लेकिन वह नागरिक नहीं होता है। तो यहाँ सभी नागरिकों को गारंटी दी जा रही है कि आपको न्याय मिलेगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। अब यहाँ आप समझें कि जस्टिस, न्याय भी दो तरह का होता है। एक जो विधान बना दिया जाता है, या किसी औपचारिक रूप से विधान बना दिया गया, या अनौपचारिक रूप से परंपराओं, रूढ़ी या मान्यताओं से भी है, तो वो भी कानून का जो स्वरूप रहता है, तो उसको आप एक लीगल जस्टिस कह सकते हैं। लेकिन एक नेचुरल जस्टिस होता है, प्राकृतिक न्याय, जो किसी भी न्याय की संहिता में, किसी भी न्याय की किताब में, किसी भी न्याय के कोड में उस शब्द इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन उसका आच्छादन समूचा रहता है। आप किसी भी व्यक्ति को कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से, यदि आप गलत है, लेकिन यदि आपको प्राकृतिक न्याय का, नेचुरल जस्टिस का ध्यान है, तो वहाँ पर आप चीज़ों को मोड़ देते हैं। और जितने जो लीगल जस्टिस होते हैं, वैधानिक न्याय जो होते हैं, सभी की टेंडेंसी होती है नेचुरल जस्टिस की ओर बढ़ने की। यह अलग बात है कि व्यवस्था, सरकार को साधन की जो सीमितताएं होती है, जो लिमिटेशन होती है, तो सभी तरह का कानून वैधानिक नहीं बना पाता है। लेकिन जो वैधानिक जो नियम होते हैं, वैधानिक जो न्याय की जो बात होती है, उसमें बार बार जो संशोधन होता है, तो उसी नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रख करके होता है, क्योंकि न्याय की टेंडेंसी उसी की तरफ जाने की होती है। इसके बाद जो शब्द है, आप यहाँ पर आपको फिर मैं ठहराना चाहूँगा, न्याय तो 3 आप जान रहे हैं। इसके बाद जो शब्द है स्वतंत्रता शब्द है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, धर्म शब्द और स्वतंत्रता शब्द के लिए अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है। आप इसे जब देखेंगे तो
स्वतंत्रता शब्द के लिए यहाँ फ्रीडम नहीं है। इस संविधान के भाग 3 में, मूल अधिकार के भाग में, वहाँ फ्रीडम शब्द है, यहाँ शब्द लिबर्टी है। और जो धर्म आप हिंदी में जो पढ़ रहे थे, वहाँ पर शब्द अंग्रेजी में है जो फेथ है। फेथ जो है ये वाइडर शब्द है। किसका? ये जो शब्द जो है फेथ जो है ये धर्म का वाइडर शब्द है। अब यहाँ पर आपको ठहराना चाहता हूँ, आप चूंकि अभ्यर्थी यदि हैं या अंग्रेजी में लिखने वाले बोलने वाले हैं या हिंदी में बोलने वाले हैं, तो आप जब प्रियम्बल की बात करें तो लिबर्टी की बात करें, और यदि आप हिंदी में उद्देशिका की बात करें, प्रस्तावना की बात करना ही असंवैधानिक है, तो जब आप उद्देशिका की बात करें तो वहाँ स्वतंत्रता की बात करें। हालांकि आप अलग दिखने के लिए ब्रैकेट में लिबर्टी शब्द भी लिख सकते हैं, लेकिन अब मैं अंग्रेजी और हिंदी वालों को थोड़ा अलग अलग बताना चाह रहा हूँ। लिबर्टी में एक भाव होता है लिबरेशन का, मुक्ति का, मतलब शब्द इसके लिए प्रॉपर मुक्ति होना चाहिए। आप किसी बंधन में बंधे हुए थे, या तो परंपराओं के या ब्रिटिश कानूनों के, आप बंधन में बंधे हुए थे, उससे ये लिबरेशन हो रहा है, ये मुक्ति दे रहा है। किस किस चीज़ का? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब हो सकता है कि उपयुक्त शब्द स्वतंत्रता ही लगा हो, इसीलिए उद्देशिका में स्वतंत्रता है। तो थॉट, विचार, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, बिलीफ, विश्वास, और धर्म के शब्द जो दिया हुआ है उसके लिए अंग्रेजी में रिलीजन यहाँ नहीं है, यहाँ फेथ है। आपका कोई भी फेथ है, कोई भी आप विश्वास करते हैं। अब यहाँ धर्म शब्द क्यों दिया गया है? पाली में एक शब्द है, मतलब प्राचीन भारत के साहित्यों में, धारेति ति धम्मो, जो धारण करने योग्य है। आप कुछ भी पढ़ते जानते हैं, उसमें से कुछ धारण करने योग्य है, उसको धर्म कहते हैं। धारेति ति धम्मो, जो धारण करने योग्य है उसको धर्म कहते हैं। और धारण करने योग्य मतलब आपका जो गुण विशेष है, जैसे लोहा, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर, पानी, फ्लो, बहना, आग, जलना, ताप देना, लाइट देना, ये जो है ये उसका धारण करने योग्य गुण है, इसीलिए ये उसका धर्म है, ये लोहा का धर्म है। आप देखे होंगे पिता का धर्म, राष्ट्र धर्म, माता का धर्म, शिक्षक का धर्म, ये धर्म फेथ है, एक फेथ है। अब इस इतना ब्रॉडर शब्द फेथ हो जाता है, धर्म हो जाता है, कि आप ये जो परंपरागत जिसको आप धर्म मान रहे हैं वो भी समाहित हो जाता है, और भी इसमें कुछ समाहित हो जाता है। यहाँ रिलीजन शब्द नहीं है अंग्रेजी में, हिंदी में धर्म शब्द है। आप इसकी व्याख्या इस तरह से करें, इस अवधारणा को इस तरह से करें, और फिर बाद में है पूजा की भी आपको लिबर्टी मिल रही है, पूजा करने की भी, मतलब उपासना पूजा शब्द जो है ये खास नहीं है, हिंदी में उसका उपासना शब्द है कि आप अपने जो जहाँ विश्वास है उसकी उपासना करने की, आपको वर्शिप करने की आपको लिबर्टी दिया गया है, स्वतंत्रता दिया गया है। इसके बाद जो शब्द आता है जो आपको समझना चाहिए, फ्रैटरनिटी, बंधुत्व। तो इसमें दो तरह का बात हो रहा है कि ये बंधुत्व किस किस चीज़ के लिए है। तो यहाँ पर है अंग्रेजी में डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा। अब शब्द हिंदी में है व्यक्ति की गरिमा, और अंग्रेजी में क्या है? शब्द हिंदी में है स्वतंत्रता। उसके बाद एक छूट गया, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता शब्द है, समानता शब्द नहीं है। हमारे भारत में अक्सर लोग बोलते हैं कि हम लोग सब बराबर हैं, हम लोग सब है जो समान हैं। ये हमारे संविधान के उद्देशिका में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। संविधान की उद्देशिका में जो दिया हुआ है इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ प्रतिष्ठा और अवसर की, क्या है, क्या दिया हुआ है? इक्वलिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी की, अवसर सबको समान रूप से मिलेगा।
इसके लिए अंग्रेजी में शब्द समता इक्वलिटी है और हिंदी में शब्द समानता नहीं है, समता शब्द है। सभी को प्रतिष्ठा का समता मिलेगा, इक्वलिटी मिलेगा। प्रतिष्ठा में भी कोई राजा का बेटा का है और कोई गरीब है, कोई भिखारी है, कोई, इससे कोई अंतर नहीं है। आपको इक्वलिटी मिलेगा, सभी को इक्वलिटी मिलेगा, लेकिन इक्वलिटी के लिए शब्द समानता नहीं है, उद्देशिका में समता शब्द है। तो भाई दोनों यदि एक नहीं है तो दोनों दो कैसे है? अंग्रेजी में शब्द प्रियम्बल में इक्वलिटी दिया है, इक्विटी की चर्चा नहीं है। तो यदि इक्वलिटी समता है तो इक्विटी के लिए समानता होना चाहिए। हम भाग 3 की बात नहीं कर रहे हैं कि वहाँ क्या शब्द दिया हुआ है। मैं प्रियम्बल की अवधारणाओं को आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, संरचनाओं को स्पष्ट कर रहा हूँ और आपको विधि को, अपने संविधान को समझने के लिए एक नज़रिया दे रहा हूँ। तो इक्विटी और इक्वलिटी में क्या अंतर है? सिनेमा हॉल में या किसी स्टेडियम में मैच हो रहा है, सभी को यह इक्वलिटी दिया हुआ है, समता दिया हुआ है। 100 रुपये का टिकट कटाइए और अंदर प्रवेश पाइए, दैट इज इक्वलिटी। लेकिन एक विकलांग आदमी 100 रुपये का टिकट कटा के अंदर गया, अब वो स्टेडियम में अंदर बैठे कैसे? तो उसके लिए व्यवस्था जो रैंप बना रहा है या उसको उसी सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए जो अतिरिक्त सुविधा दिया जा रहा है, दैट इज इक्विटी। अब आप समझ गए होंगे, आम का पेड़ है, फल लगा हुआ है, सभी को तोड़ने के अधिकार दिया हुआ है, इक्वलिटी सबको दे दिया गया, समता। जो लंबा आदमी है वो तोड़ रहा है और नाटा तो पहुंच नहीं रहा है, तो उसके लिए बेंच देगा। या स्टेडियम में कहीं मैच हो रहा है और दीवार घिरा हुआ है, बड़ा आदमी तो देख रहा है और छोटा आदमी नहीं देख पा रहा है, तो उसके लिए अलग से जो सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज इक्विटी। तो आप इक्वलिटी और इक्विटी को ठहर करके समझ लेंगे और इक्वलिटी के लिए संविधान में समता शब्द उद्देशिका में दिया हुआ है, आप समानता नहीं लिखेंगे। स्टेटस के लिए प्रतिष्ठा शब्द है कि प्रतिष्ठा, स्टेटस जो है उसकी इक्वलिटी रहेगी। और अपॉर्चुनिटी, अवसर की अपॉर्चुनिटी, ये नहीं है कि सब कोई एक हैं। भाई आपको प्रतिष्ठा और अवसर का आपको दिया गया है। और उसके बाद है फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, जिसकी बात हम कर रहे थे। तो यहाँ पर शब्द जो है व्यक्ति नहीं है अंग्रेजी में, यहाँ पर्सन शब्द नहीं है अंग्रेजी में। पर्सन इसलिए नहीं है कि पर्सन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक नेचुरल पर्सन जो हम लोग हैं और एक आर्टिफिशियल पर्सन जो कंपनी, कारपोरेशन, सोसाइटी, ये जो होता है वो भी एक पर्सन है। आप इसे इनकम टैक्स के एक्ट यदि आप कभी देखने का मौका मिलेगा तो आपको समझ में आएगा। तो इंडिविजुअल क्या होता है? इंडिविजुअल, ये जो इंडिविजुअल अलग अलग व्यक्ति की बात कर रहा है, सभी अलग पीपुल, सभी लोग एक साथ सामूहिक संबोधन वहाँ हो रहा है, लेकिन इंडिविजुअल में है अलग अलग व्यक्ति। तो सभी अलग अलग व्यक्ति, सभी इंडिविजुअल को डिग्निटी, गरिमा मिलेगी। जो मानवीय गरिमा होना चाहिए वो मिलेगा, जो भारत में आज़ादी से पहले सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से दोनों नहीं था। अभी भी बहुत क्षेत्रों में ये बात आती है कि आदमी को मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी नहीं अवेल कर रहा है। तो इस बात को समझें। तो आप फ्रेटर्निटी को समझ गए। अब यहाँ पर जो शब्द है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की एकता और अखंडता, तीनों शब्द समझने लायक है। एकता में कोई विशेष नहीं है, आप जानते हैं कि एक साथ रहना एकता हो गया। अखंडता शब्द जो है, जिसके लिए अंग्रेजी में इंटीग्रिटी है, वो समझना होना चाहिए। आप देखेंगे कि जो माननीयों का जो शपथ होता है उसमें अखंडता की बात आती है, इंटीग्रिटी की बात आती है। मतलब आप अपने वचन से, आप अपनी भावनाओं से, आप अपने व्यवहार में एक रहेंगे, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ। ये जो है
ये खंड खंड में आप बटे हुए हैं। आप जो हैं खंड खंड में बटे हुए हैं कि बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, भावनाओं को कुछ अलग रखते हैं और व्यवहार में कुछ अलग रखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी में एक रूपता होना चाहिए। तो इसी खंड का जो अपोजिट शब्द अखंडता है, इंटीग्रिटी है। तो ये किसके लिए, ये जो प्रमोट करना है हमें लोगों में, फ्रैटर्निटी तो करना है लोगों की गरिमा बनाए रखने के लिए, बंधुत्व को प्रमोट करना है, और लेकिन राष्ट्र के एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है, उसको बढ़ाए रखना है। यहाँ शब्द कंफ्यूज मत कीजिएगा, देश शब्द नहीं है, मतलब कंट्री शब्द नहीं है, यहाँ राज्य मतलब स्टेट शब्द नहीं है, यहाँ प्रोविंस भी नहीं है, यहाँ नेशन शब्द है। बड़ा एक जटिल अवधारणा है जिस पर आपको कई बड़े बड़े लेख मिल जाएंगे। तो प्रांत कि इंटीग्रिटी यूनिटी की बात इसलिए नहीं होती है कि यह तो संविधान जब चाहेगा तो 2 राज्य को मिला के एक बना देगा और एक राज्य को 4 राज्य बना देगा, मतलब प्रांत बना देगा, मतलब प्रोविंस बना देगा, इसलिए इसकी बात नहीं है। राज्य की भी जो बात तो आप प्रोविंस की तो समझ गए। अब है भारत 1947 के पहले भी एक देश था, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन और एक अलग आइडेंटिटी कल्चरल होता था जिसको देश कहता था, और 47 के बाद भी भारत देश है। अंतर क्या पड़ा? कोई नहीं पड़ा। भारत पहले भी देश था, आज भी देश है। भारत 1947 के पहले पॉलिटिकल साइंस की भाषा में स्टेट नहीं था, राज्य नहीं था, लेकिन 47 के बाद राज्य हो गया। बदला क्या था? ज्योग्राफिकल वही था, भौगोलिक क्षेत्र वही था, लोग की आबादी वही थी, पहले भी सरकार थी, आज भी सरकार है, बदला सिर्फ संप्रभुता। और जिस देश को संप्रभुता नहीं मिलता है वो देश ही रहता है, लेकिन जिस देश को संप्रभुता मिल जाती है, संप्रभु हो जाता है, वह स्टेट होता है। तो वो भी डिफाइन है, उसकी भी एकता और इंटीग्रिटी के लिए जो है यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात नहीं कर रही है। दरअसल जो नेशन का कंसेप्ट है ये मध्यकाल में शुरू हुआ और अभी भी भारत इसके लिए सतत प्रयासरत है। भारत के लोगों की जो राष्ट्रीयता है उसकी जाति में है, उसके धर्म में है, उसकी भाषा में है, उसके क्षेत्र में है, मतलब भारत में कई राष्ट्रीयताओं का एक स्टेट है। इसलिए राष्ट्र को आप समझेंगे और राष्ट्र की अवधारणा को यदि बेहतर ढंग से समझना होगा तो जोसेफ स्टालिन की 1913 में एक पुस्तक आई थी, मार्क्सवाद और उनकी राष्ट्रीय समस्याएं, उसी में राष्ट्र को जो समझाया गया है वो आज भी सही है, आज भी व्यापक है। तो आप इतने महत्वपूर्ण शब्दों को समझ गए। अब इसके बाद मैं आगे जा रहा हूँ, शब्द है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। तो संविधान सभा को आप जान लेंगे कि संविधान के गठन के लिए जो 1935 के अधिनियम पर आधारित है और बहुत से राष्ट्रों का कलेक्शन भी है। तो इस संविधान को ड्राफ्ट बनाने के लिए, प्रारूप बनाने के लिए एक प्रारूप समिति बनी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की, और उस जो प्रारूप दिया, उस पर ने जो ड्राफ्ट दिया, उस पर संविधान सभा कोई बहुत बड़ी संख्या थी। भारत का विभाजन होने के बाद भी 300 से ऊपर सदस्य थे। हालांकि संविधान सभा पर जब दस्तखत करने की जब बारी आई, जब तैयारी हुई, तो उस समय 288 शायद उपलब्ध थे। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और वहाँ हर मुद्दों पर एक विमर्श हुआ, एक बहस हुआ और एक सर्वसम्मति से संविधान तैयार हुआ। इसमें कहता है कि वो जो तारीख है, वो तारीख जो है आज 26 नवंबर 1949 को है। तो जब ये हो गया तो फिर 60 दिन क्यों बचा रहा, और उस दिन संविधान को हम अंगीकृत करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, अपना लेते हैं, इनैक्ट करते हैं। एक्ट मतलब अधिनियम होता है, इनैक्ट मतलब उसका कानूनी शक्ति देना, तो इनैक्ट भी करते हैं और अपने आप को अर्पित भी कर लेते हैं। टू गिव आवर सेल्फ ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मर्पित भी कर लेते हैं, अपना भी लेते हैं। तो यह इसमें बात दिया गया है। और अंत में जब मैंने छेड़ दिया 26 नवंबर 49 को संविधान के कुछ प्रोविज़न भी लागू कर दिए गए, लेकिन वो 60 दिन के लिए रुका रहा 26 जनवरी के लिए। ऐसा क्यों हुआ?
1930 के लाहौर अधिवेशन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष ने घोषणा किया कि ये जो साल का अंतिम दिन था कि 3-4 सप्ताह के बाद जो 26 जनवरी छुट्टी का दिन हो सकता है कि उस दिन हम लोग भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, आज़ादी का दिवस मनाएंगे। कब? 26 जनवरी 1930 से। और 26 जनवरी 1930 से आज़ादी का दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। और यह दिवस जो है 26 जनवरी 47 तक मनाया गया। लेकिन भारत को जो स्वतंत्रता मिली वो 14 अगस्त की रात में डेट पार हो गया। 15 अगस्त 1947 को मिली। तो स्वतंत्रता दिवस, हमारा आज़ादी का दिवस 15 अगस्त हो गया। जब स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाना था तो जो मना रहे थे हम आज़ादी मिलने से पहले जो स्वतंत्रता दिवस, उसकी गरिमा में, उसके सम्मान में हुआ कि संविधान तैयार है तो 50-60 दिन रुक जाओ भाई, उसी 26 जनवरी को हम लोग संविधान को पूरा अपना लेंगे। और इसीलिए 26 जनवरी को पूरा संविधान, जो गणतंत्र का संविधान था, अपना लिया गया और संविधान को जो है उसी दिन से लागू कर दिया गया। और वो हमारा गणतंत्र दिवस हुआ, वो रिपब्लिक डे हुआ। और ये जो है 15 अगस्त जो है ये स्वतंत्रता दिवस हुआ, आज़ादी का दिवस हुआ। इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग को 26 जनवरी का झंडोत्तोलन नहीं होता है, होइस्टिंग ऑफ फ्लैग नहीं होता है, ध्वजारोहण नहीं होता है। 26 जनवरी को तो झंडा ऊपर ही बंधा हुआ रहता है, उसको खींच करके उसको फहरा दिया जाता है। जो झंडा लपेटा हुआ होता है, जो फर्लिंग किया होता है, उसको अनफर्ल कर दिया जाता है। इसीलिए 26 जनवरी रिपब्लिक डे को, राष्ट्रीय ध्वज को ध्वजारोहण नहीं किया जाता है, होइस्टिंग ऑफ फ्लैग नहीं किया जाता है, सिर्फ अनफर्ल किया जाता है, झंडा फहराया जाता है। लेकिन 14 अगस्त की रात 15 अगस्त को हुआ क्या था? जो यूनियन जैक का झंडा ऊपर फहर रहा था उसको नीचे उतारा गया और नेशनल फ्लैग को वहाँ पर बांधा गया और उस झंडे को ऊपर ले जाया गया, उसका ध्वजारोहण हुआ और तब वो झंडा फहरने लगा। इसको होइस्टिंग ऑफ फ्लैग कहते हैं। तो आप जान लें कि झंडोत्तोलन, ध्वजारोहण 15 अगस्त को होता है, 26 जनवरी को झंडा सिर्फ फहराया जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपको वही बात बताऊंगा जो सामान्यतः जहां आपका ध्यान नहीं जाता है या आप किताबों में जो जानते हैं वह बताने के लिए यह आचार्य जी उपलब्ध नहीं है। मैं आपको वही बात बताऊंगा जो आपको जानना चाहिए। आप ध्यान नहीं दिए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद।